हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से जा रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। भाई हाँ, इंडिया को अब क्विट करो। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा दिया, उससे पहले मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे पहले मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्टिज्म, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे मूवमेंट्स, ये सारी चीजें आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ा दी है। प्ले लिस्ट आप एक बार चेक करो, देखो बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूं, जिसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने इंक्लूड की है। हर कोई पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, खासकर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनकी डिमांड थी ये वीडियोस बनाने की, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके ये नोट्स मेरे साथ साथ प्रिपेयर कीजिए। या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दिख जाएगी, जहां पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन नोट्स रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं शुरू आज का टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ जी, ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, 1942 में, और स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने ही। ठीक है, उर्दू में बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, कि अब एक्सट्रीम पॉइंट पे इंडिया के लोग आ चुके थे, इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स आ चुके थे। देख सकते हैं आप 1942 से 1947 में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रही है, इंडिपेंडेंस डे तक ज्यादा डिफरेंस अब नहीं रही। यहां तक इंडिया वाले बहुत एक्सट्रीम पॉइंट तक आ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले बैकग्राउंड क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का। ये जो इनका नारा था हिंदुस्तानियों का कि भारत को छोड़ो, ये इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे स्टार्ट होता है। Okay जी, let me adjust it first. The Quit India Movement, also known as the August Movement or Bharat Chodo Andolan, was launched by the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi in 1942. बहुत ही आसान अल्फाजों में मैंने लिखा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसको हम अगस्त मूवमेंट भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त में स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो 8 अगस्त मैंने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि कई सारे सोर्सेज कई सारे डेट्स बताते हैं, तो अगस्त सब सोर्सेज बताते हैं। अगस्त आप याद रख लेना, अगस्त में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। ये स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी की लीडरशिप में। कब? 1942। इसको हाईलाइट कर लीजिए महात्मा गांधी को, क्योंकि यही लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तब जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कब? 1942 में। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट इमर्ज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। आप डेट देख ही सकते हैं कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी कब इमर्ज हुई, कब स्टार्ट होती है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, जब दूसरी आलमगीर जंग चल रही थी। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि तब क्या हो रहा था। देखिए, अंग्रेज कहां थे? हर कोई कंट्री जो है एक दूसरी कंट्री के साथ लड़ रही थी। ठीक है, और इंडिया में ब्रिटिशर्स इंडियन फोर्सेस का, जो यहाँ के इंडिया के नेटिव लोग थे, उनका सहारा लेके, उनको इस्तेमाल करके वो बाहर की बाकी कंट्रीज में लड़ते थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कई सारे हिंदुस्तानियों को मारा गया है। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स ने मरवाया है। वो अपने लिए लड़ाते थे, किनको? यहाँ की फोर्सेस को, इंडियन फोर्सेस को। Indians were disappointed by the lack of progress in granting independence and frustrated with British policies, economic exploitation and suppression of civil liberties. Indians जो थे, हिंदुस्तानी जो लोग थे, ये डिसअपॉइंट हुए थे, डिसइल्यूजनड हुए थे। किसकी वजह से? जो इनको इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उसमें प्रोग्रेस बहुत कम हो रही थी। ठीक है, उसकी वजह से, और फ्रस्ट्रेटेड थे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि यहां तक बहुत मेहनत की थी, कई सारी मूवमेंट्स चलाई थी, कई सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, कई सारे जुल्म सितम इन्होंने झेले हुए थे। फ्रस्ट्रेटेड थे किसकी वजह से? ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो यहां पे हो रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हो रही थी ब्रिटिश टाइम में, उसकी वजह से जो सप्रेशन हो रहा था सिविल लिबर्टीज का, आम शहरियों को मारा जा रहा था, इस चीज से लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। ये बैकग्राउंड बनता है किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का। ये बैकग्राउंड बन जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी कहते हैं कि भाई अब ये टाइम आ चुका है कि अंग्रेजों को भगाना है, अब बहुत हो चुका है, अंग्रेजों के साथ अब लड़ना है और इनको यहां से निकालना है। ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके मूवमेंट के, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडियंस, या हम कह सकते हैं कि लीडर्स अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, पार्शियल इंडिपेंडेंस नहीं। जैसे आपको याद होगा मॉडरेट्स में मैंने आपको बताया था, मॉडरेट्स का ये कहना था कि ब्रिटिश फ्रेमवर्क जो है वो वही रहे, लेकिन इसमें इंक्लूड करें इंडियंस को भी। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में ये कहते हैं कि भाई नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कहती है कि नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अंग्रेजों को यहां से बिल्कुल निकलना होगा। द प्राइमरी गोल वाज टू अचीव फुल एंड इमीडिएट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी डिले और कंडीशन। पहला प्राइमरी और इनिशियल जो गोल था वो यही था कि पूरी की पूरी फुल और इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिले। एक तो पूरी आजादी मिल जाए और इमीडिएटली और जल्दी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, किसी भी डिले के बगैर, किसी भी रोक के बगैर, या किसी भी टर्म और कंडीशन के बगैर। कोई कंडीशन नहीं रहनी चाहिए कि आप ये कंडीशन रखेंगे, ये करो वो करो उसके बाद इंडिपेंडेंस मिली, नहीं। अब डायरेक्ट इंडिपेंडेंस चाहिए और वो भी इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये पहला और प्राइमरी गोल था किसका?
क्विट इंडिया मूवमेंट का। नंबर सेकंड इज मोबिलाइजिंग मासेस। मोबिलाइजिंग मासेस, द मूवमेंट sought to mobilize the Indian masses across different regions and communities to actively participate in the struggle for freedom। यही मकसद था क्विट इंडिया मूवमेंट का कि जो लोग हैं, जो मासेस मींस सब्जेक्ट्स, मासेस मींस पीपल, जो लोग हैं कंट्री के, पूरी कंट्री के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, चाहे किसी भी रीजन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन फ्रीडम स्ट्रगल्स में। जितनी भी तहरीकें चलाई जा रही हैं, मूवमेंट चलाई जा रही है, उसमें हर किसी का पार्ट लेना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, जितनी जब मेजॉरिटी लोगों की सामने आएगी तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से वो दबाव में आएंगे। लेकिन जब गिने चुने लोग जाएंगे कहीं पे तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो यही ऑब्जेक्टिव था इसका, क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, तमाम रीजन से, तमाम कम्युनिटीज, तमाम रिलीजियस लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन फ्रीडम स्ट्रगल्स में। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। नाउ मूविंग टू द थर्ड, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन। चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना है और नॉन कॉपरेशन की कॉल देनी है, यानी कि इनके साथ आप किसी तरह का कोई ताल्लुक भी नहीं रखना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 8, 1942 विद अ हिस्टोरिक सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कब लॉन्च की गई? 8 अगस्त 1942 में। 1942 अगस्त याद रख लो, 8 याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। विद अ हिस्टोरिक सेशन, जो एक बहुत ही खतरनाक सेशन हुआ था, कहां? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और इस सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। महात्मा गांधी गेव द फेमस डू और डाई स्पीच। तो वहां पे उस सेशन में जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था बॉम्बे के अंदर, उसमें महात्मा गांधी एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं, डू और डाई की। कौन सी स्पीच? कि हाँ भाई, करो या मरो, या फिर करो या फिर करो मरो, लेकिन करना और मरना कैसे है? करना कैसे? नॉन वायलेंटली। किसी को किसी तरह का हार्म, कोई ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का मेन ये था, ये इसकी मेन पॉलिसी थी, ठीक है। ये स्पीच ये देते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई, हमें या तो करना है या फिर मरना है, लेकिन अब हमें अंग्रेजों का जुल्म और नहीं झेलना है। कॉलिंग फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये कॉल देते नॉन कॉपरेशन की, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से टोटल नॉन कॉपरेशन करो, किसी भी तरह की कॉपरेशन नहीं करनी। एक तो था बाइकॉट, पहले हमने देखा था कि उनके प्रोडक्ट्स के साथ बाइकॉट करो, उनकी जो क्लोथिंग है, उनका जो फूड खाते हो या उनकी जो सर्विसेज लेते हो, वो उससे बाइकआउट करो, उससे नॉन कॉपरेट करो। लेकिन अब हर किसी काम में हमें नॉन कॉपरेशन करनी है, जो वो बोलेंगे उसे इनकार करो, ठीक है। विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अर्जिंग इंडियंस टू राइज इन रिबेलियन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और लोगों को अर्ज किया, लोगों को उकसाया, लोगों के अंदर ये एक तरह की बेदारी पैदा की कि भाई हमें रिबेलियन में राइज होना है, हमें रिवोल्यूशनरी बनना है, हमें इनकलाब लाना है, किसके खिलाफ लड़ना है, हमें रिवोल्ट करना है कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ये जो ब्रिटिश रूल यहां पे चल रहा है, इसको खत्म करना है, इसके अगेंस्ट हमें रिवोल्ट करना है। ओके, मास पार्टिसिपेशन। अब हमें देखना है कि इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल अक्रॉस इंडिया वेंट ऑन स्ट्राइक्स शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। लोग पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में लोग स्ट्राइक्स पे बैठ जाते हैं, हड़तालें करते हैं। शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस चल रहे थे, चाहे उनमें इंडियंस काम कर रहे थे या फिर ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, इंडियन लोग अब वहां पे नहीं गए, अब इंडियंस ने शट ऑफ कर दिया, ठीक है। इंडस्ट्रीज बंद कर दी, इंडस्ट्रीज में जाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया अंग्रेजों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर दिया जो अंग्रेज चला रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरह से मास पार्टिसिपेशन होने लगी। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन्स एंड द अदर ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी इंस्टेंसेस ये भी मिलती हैं, डिसरप्ट हो जाती है रेलवे सिस्टम, गाड़ियां रेलवे चलनी बंद हो जाती है, टेलीग्राफ लाइन्स बंद हो जाती हैं, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी थी उन सब में डिस्ट्रक्शन की जाती है, उन सब में डिसरप्शन की जाती है। न्यूमरस नेशनलिस्ट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट में कई सारे नेशनलिस्ट्स आते हैं, लगभग सारे नेशनलिस्ट्स आ जाते हैं, जिनमें कई सारे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, इनमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है। वर्कर्स, काम करने वाले, वीवर्स थे, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, अब ये छोटे छोटे प्रोफेशनल्स जितने भी थे, ठीक है, पीजेंट्स थे, या बाकी जो प्रोफेशनल्स थे, जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, या जुडिशरी में काम करने वाले, कोर्ट्स में काम करने वाले जो वकील वगैरह थे, वो सब लायर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया मूवमेंट में, और इनका भी अब ये मकसद बन चुका था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के नीचे हमें काम नहीं करना है। इस तरह से मास पार्टिसिपेशन हमने देख लिया। नाउ रिप्रेशन एंड अरेस्ट, सिर्फ वहीं पे नहीं, बाकी मूवमेंट्स में नहीं, यहां पे भी रिप्रेशन होता है, यहां पे भी अरेस्ट किए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स ऑफ आईएनसी वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजनड। कई सारे प्रोटेस्टर्स को, जो टॉप लीडर्स थे आईएनसी के, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। द ब्रिटिश अथॉरिटीज रिजॉर्टेड टू वायलेंट मेजर्स इंक्लूडिंग बैटन चार्जेस, टीयर गैस एंड फायरिंग अपॉन अनआर्मर्ड
क्राउड्स टू सप्रेस द मूवमेंट। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने या ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया, इन्होंने वायलेंट तरीके से लोगों को मारा, बहुत पीटा। बैटन चार्जेस मैं आपको बता रखा है कि बैटन चार्ज मीन लाठी चार्ज की, उनके ऊपर फायरिंग की ओपनली क्राउड की में, उन्होंने गोलियां चला दी, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया, टीयर गैस मारे गए, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि हम मूवमेंट को सप्रेस करें। अब इंपैक्ट क्या पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट से इंपैक्ट क्या, असर क्या पड़ा, वो हमें देखना है। नेशनल यूनिटी, सबसे पहले कि पूरा नेशन जो है, पूरी कंट्री जो है अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, ये यूनाइट हो चुके थे सारे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जितने भी लोग इधर जिस मजहब से भी रहने वाले, जिस मजहब के भी थे, वो सारे यूनाइट हो चुके थे। द क्विट इंडिया मूवमेंट विटनेस्ड अ हाई लेवल ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। क्विट इंडिया मूवमेंट ये विटनेस करती है कि हाई लेवल ऑफ यूनिटी हिंदुस्तानियों में आ चुकी थी। नंबर सेकंड, वीकनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, इन्होंने किसी तरह से किसी हद तक ब्रिटिश रूल को वीक कर दिया था, कमजोर कर दिया था इंडिया में। द मूवमेंट डेल्ट ए सीवियर ब्लो टू ब्रिटिश colonial authority as the administration faced disruptions and challenges in maintaining control। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को कई सारी डिसरप्शंस, कई सारी चैलेंज को, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसमें एक सीवियर ब्लो लगा था, ब्लो मतलब एक झटका लगा था ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी को। ओके, परलर गवर्नमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं इसको फिक्स करता हूं पहले। परलर गवर्नमेंट्स मींस कि कहीं कहीं जगहों पे ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक हो चुकी थी, वहां पे वहां के लोकल रूलर्स अब हुकूमत संभालने लगे। परलर गवर्नमेंट्स इमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लोकल लीडर्स टुक चार्ज ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एरियाज वेयर ब्रिटिश अथॉरिटीज वेयर वीकनड। जहां जहां पे ब्रिटिश अथॉरिटी को वीक किया गया, मारा गया, पीटा गया, भगाया गया लातों से, घूसों से, वहां पे अब लोग जो छोटे छोटे लोकल लीडर्स थे वो अब एडमिनिस्ट्रेशन, वो अब गवर्नेंस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि परलर गवर्नमेंट्स चलने लगी। एक साइड से तो अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है, लेकिन उसी के साइड इंडिया वाले खुद अब हुकूमत करने लगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह से पार्लर गवर्नमेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है सिविल इसका क्विट इंडिया मूवमेंट का। फोर्थ वन इज फाइनल स्टेज ऑफ फ्रीडम। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि जो हमें किसकी तरफ लेके जा रहा था, फाइनल स्टेज था फ्रीडम का, यानी कि अब बस कुछ ही टाइम के बाद हमें फ्रीडम मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे फिर इंडिया में ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है, ठीक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फाइनल स्टेज ऑफ फ्रीडम। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया है फाइनल स्टेज को शेप देने में, फ्रीडम की फाइनल स्टेज को शेप देने में क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट इंटेंसिफाइड द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। इससे क्या हुआ, इसने इंटेंसिफाई कर दी डिमांड इंडिपेंडेंस की, बढ़ा दी अपनी डिमांड इंडिपेंडेंस की, बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी इंडिपेंडेंस की, भाई इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए हमें। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत खतरनाक प्रेशर पड़ा कि भाई आपको अब इंडिया क्विट करना ही पड़ेगा, अब आपको इंडिया से भागना ही पड़ेगा, यही आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इसके बगैर कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो गाइस इस तरह से हमने ये पढ़ लिया, इतना ही था क्विट इंडिया मूवमेंट का। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहे। अब इसका एक वीडियो बचता है, एक वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि एंड कैसे होता है फिर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश यहां से कैसे भागते हैं, और इसी के साथ आपकी जो थीम्स इन हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका क्या पढ़ना होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।